वेलकम बैक एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल और सौर मंडल के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा क्लास होगा पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध तथा भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पृथ्वी और सौरिक संबंध के बारे में देखेंगे। यहाँ आपको फिगर के माध्यम से समझाया जाएगा ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो समझने में। तो चलिए देखते हैं। तो जो नीले रंग का आकार देख रहे हैं यह हमारी पृथ्वी है, और जो लाल रंग की रेखा है यह 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जिसे इक्वेटर इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में समझेंगे। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश, इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। इसको आगे हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। आइए पहले विषुवत रेखा के बारे में जानते हैं। विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। चलिए विषुवत रेखा से जुड़े कुछ बिंदुओं के बारे में देखते हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ के अक्षांशों को मापा जाता है। अगला पॉइंट है, विषुवत रेखा के उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश रेखाएं बनती हैं। अगला बिंदु है, विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो ये थी विषुवत रेखा से जुड़े कुछ बिंदु। अब आइए कर्क रेखा से जुड़े कुछ बिंदुओं के बारे में देखते हैं। चलिए पहले इसका फिगर देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। पहले आप इस फिगर को देखेंगे, इसमें जो लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है यह कर्क रेखा है। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इनसे जुड़े कुछ बिंदुओं को देखेंगे। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। फिगर में आप क्लियर देख पा रहे होंगे, जो ये विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री की रेखा है यही कर्क रेखा कहलाती है। इसी के अंदर एक आता है कर्क संक्रांति। आइए उसके बारे में देखते हैं। कर्क संक्रांति, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती हैं उस अवस्था को कर्क संक्रांति कहते हैं। यह 21 जून को होता है, इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस फिगर के माध्यम से आपको कितनी आसानी हो गई समझने में। आइए अब आगे चलते हैं। चलिए पहले इस फिगर को देखते हैं। इसमें हमने अक्षांशीय रेखा और विषुवत रेखा को दर्शाया है। आइए अब अगली रेखा के बारे में देखते हैं, आर्कटिक रेखा। तो पहले हम लोग इसको चित्रों से समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ बिंदुओं के बारे में भी देखेंगे। तो जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे, यह जो काले रंग की रेखा है यह आर्कटिक रेखा कहलाती है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो काले रंग की रेखा है यह आर्कटिक रेखा है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में 2 रेखा देखा हमने, पहला कर्क रेखा, दूसरा आर्कटिक रेखा। अब हम भूमध्य रेखा से नीचे की रेखाओं के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। हमारी अगली रेखा है मकर रेखा। तो पहले इसका हम फिगर देखेंगे, उसके बाद हम इसके परिभाषा और उनसे जुड़े बिंदुओं को देखेंगे। चलिए देखते हैं मकर रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। आइए इसमें एक बिंदु देखते हैं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा होता है, इस अवस्था को मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक इसी प्रकार हमने वहां देखा था उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जब सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से 2 बिंदुओं को याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगली रेखा है अंटार्कटिक रेखा।
तो पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा और इनसे जुड़े बिंदुओं को समझेंगे। आइए फिगर में देखते हैं। आप देख रहे होंगे जो सफ़ेद रंग के नीचे नीले रंग की रेखा है 66.5 डिग्री की, यही अंटार्कटिक रेखा होती है। आइए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अंटार्कटिक रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश वाली रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो इस तरह हमने 4 रेखाओं के बारे में पढ़ा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, विषुव। विषुव, इसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोला जाता है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इस अवस्था को विषुव कहते हैं। इस समय दिन तथा रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए अब हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सबको एक ही फिगर में देखते हैं, फिर उसके बाद हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फिगर देखते हैं, इसी माध्यम से हम एक बार सब चीज़ों को दोहराते हैं। तो लाल रंग की रेखा भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर दक्षिणी ध्रुव में 2 रेखाएं पाई जाती हैं। हरी वाली रेखा कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, और उसके ऊपर जो भूरे रंग की रेखा दर्शाई गई है वह आर्कटिक रेखा होती है, या 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है। जब सूर्य की किरणें सीधा कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो वह कर्क संक्रांति कहलाता है। यह 21 जून को होता है, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। जो सफ़ेद रंग की रेखा आप देख रहे हैं यह मकर रेखा होती है, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। उसके नीचे आप नीले रंग की एक रेखा देख रहे होंगे जो कि 66.5 डिग्री वाली अक्षांशीय रेखा है। इसको अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है। सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर सीधा पड़ती हैं तो इसे मकर संक्रांति बोला जाता है। यह 22 दिसंबर को होता है। इसी कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस अवस्था को हम विषुव बोलते हैं। तो इन सब पॉइंटों को अब आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलिए अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद देशांतर रेखाओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं। चलिए पहले आप इस फिगर को देखिए, यह ग्लोब है। इसमें जो लाल रंग की रेखा है ये भूमध्य रेखा है, और ये जो काली वाली रेखाएं दर्शाई गई हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। चलिए पहले इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं, उसके बाद इनसे जुड़े बिंदुओं के बारे में भी देखेंगे। तो पहले हम देशांतर के बारे में जानेंगे कि देशांतर क्या होते हैं। देशांतर, इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। तो पीछे हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा जो कि भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी बनाता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अक्षांश और देशांतर यह दोनों दूरी को दर्शाते हैं। जब यह भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी बनाता है तो अक्षांश बोला जाता है, जब ग्रीनविच से कोणीय दूरी बनाता है तो इसे देशांतर बोलते हैं। हम ग्रीनविच के बारे में आगे आपको बताएंगे। चलिए अब देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। देशांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। आपको फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, जो काले रंग की रेखाएं खींची गई हैं यही देशांतर रेखा होती हैं। आइए अब इनसे जुड़े बिंदुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। आपको हमने फिगर इसीलिए प्रोवाइड किया है ताकि जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको आप देखते हुए चलें, ताकि आपको आसानी हो समझने में। फिगर में सब कुछ क्लियर दर्शाया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। विषुवत रेखा पर देशांतरों की आपस में दूरी सर्वाधिक होती है। यह दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों की दूरी बढ़ती है। अगला पॉइंट है, देशांतर रेखाओं के ही आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। अगला पॉइंट है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं।
तो चलिए अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।